आगे वाला स्टार्ट करते हैं, मोनोटोनिसिटी टॉपिक। तो पहले वो क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। सबको मेरी ये स्क्रीन और आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार यस कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, किसी भी वजह से अगर आप एग्जिट करते हैं मीटिंग को तो आप ना मुझे इन्फॉर्म कर दें, या तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मैसेज ड्रॉप कर दें या व्हाट्सएप कर दें। क्योंकि कल भी ऐसे कुछ बच्चों का हुआ कि वो जब मैं अटेंडेंस ले रहा था तो नहीं थे, उनकी फिर एब्सेंट लग जाती है। तो अगर आप जैसे स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेते हैं और बीच में कभी भी जाना पड़े तो एक मैसेज ड्रॉप कर दो। बट कोशिश करो, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन वीक हुआ है तो दोबारा ज्वाइन जरूर करो, नहीं तो फिर मैं यही मानूंगा कि आप थोड़ा सा अटेंड करके चले जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब कितने प्रॉब्लम हो गए थे, कोई नंबर बताओ मुझे, कितने हो गए थे? 12-13 हो गए होंगे मेरे ख्याल से, मैं देख लेता हूँ। 16 प्रॉब्लम हुए होंगे शायद ना। देखो एक बार 16 प्रॉब्लम ही हुए थे हमारे। एक बार कोई चैट बॉक्स में लिखो कितने प्रॉब्लम हो गए थे। 18। ठीक है, विजयंत 18 कह रहा है, और कोई? 18 ठीक है, चलो चलो ये फिर 19 होगा। चलो लिखो, अच्छा क्वेश्चन है अभी, कुछ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में है, इफ अ वेरिएबल टेंजेंट, इफ अ वेरिएबल टेंजेंट टू द कर्व, to the curve x square y is equal to c cube makes intercepts a comma b on x axis and y axis respectively, ठीक है, then find the value of a square b। ये प्रॉब्लम है, एक वेरिएबल टेंजेंट है to the curve x square y is equal to c cube which makes it intercept a and b on x axis and y axis respectively, we have to find the value of a square b। ठीक है, यही गई प्रॉब्लम है ये। चलो देखो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि एक वेरिएबल टेंजेंट है, तो ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी क्यूब, आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर में क्या होता है, उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेते थे हम सी टी कॉमा सी बाई टी। तो ऐसे इसमें भी करते हैं। तो अगर मैं एक्स को मानता हूँ सी टी, तो वाई मेरा क्या आ जाएगा, सी क्यूब डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये सी बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके इस कर्व के ऊपर एक जनरल पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमने मान लिया विच इज सी टी कॉमा सी बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। अब ये पॉइंट वेरिएबल है क्योंकि इसमें टी आ गया, टी पैरामीटर है। अब ये जो यहाँ पे जो आप टेंजेंट बनाओगे, वो एक्स, यहाँ पे जो जो भी टेंजेंट बनेगी वो क्या करेगी, वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कहाँ पे काटेगी, a कॉमा जीरो पे, ऐसा बोला हुआ है उसने। और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी, 0 कॉमा बी पे। तो हमें ए स्क्र बी की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू सी क्यूब। क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे अब डेरिवेटिव निकाल के स्लोप निकालेंगे, पॉइंट हमारे पास है ही। तो क्या लिखेंगे, 2x y, पहले एक्स स्क्र इंटू वाई है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू 2x इंटू वाई प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, वाई एक्स स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा आ जाएगा ना। एक्स स्क्र वाई के लिए आ जाएगा 2x इंटू वाई प्लस, ये समझ आ गया ना, वाई इंटू 2x प्लस एक्स स्क्र इंटू वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा यहाँ तो x 0 भी आ रहा है इसमें, एक x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2y प्लस
एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो वाई डैश मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, -2y/x के बराबर आ जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 तो इस कर्व को ऐसा कुछ सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, उससे कुछ रिलेशन निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 आप पुट करते हो तो c0 आ जाएगा, तो इसको तो हमें कुछ भी इग्नोर ही करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक रिलेशन आ गया y डैश इज इक्वल टू -2y/x। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, तो टेंजेंट की स्लोप एट पॉइंट P किसके बराबर आ जाएगी, इसमें y की जगह पुट कर देते हैं -2c/t² और x की जगह पुट करते हैं ct, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी एट पॉइंट P इज -2/t³। अब इससे मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिलेगी, y - c/t² इज इक्वल टू -2/t³ इंटू x - ct। अब क्या करो, टी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, टी क्यूब वाई माइनस सी टी इजिकल टू -2x प्लस 2ct। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी टी क्यूब वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 3ct। ठीक है, अब आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना आता ही है, तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे हम, वाई को जीरो गिर के, तो वाई को जीरो गिरेंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई को जीरो गिरेंगे तो आ जाएगा 3ct/2। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, एक्स को जीरो गिर के, एक्स को जीरो गिरेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3ct/t³, तो हमारे पास आ जाना चाहिए 3c/t²। तो उसने इसको a बोला हुआ है, इसने इसको b बोला हुआ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a² इज इक्वल टू b, a² इंटू b, सॉरी, तो a² इंटू b आ जाएगा 9c²t²/4 इंटू बी इज 3c/t²। तो देखो t² कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा 27c³/4। तो ये इसका आंसर है। देखो भाई, कुछ किसी को नहीं समझ आया हो तो बताओ। एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, और बच्चे एक बार देखो, अगर ऑल क्लियर हो गया तो वो ऑल क्लियर लिख दो इसमें। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो इस प्रॉब्लम में क्या था, इस प्रॉब्लम में क्या था, जैसे उसने बोला कि हमारे पास एक कर्व है x² y इज इक्वल टू c³, ठीक है, तो हमने उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लिए ct और c/t², क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर रहा है जब आप पुट करोगे। फिर उसने बोला कि इस पॉइंट के ऊपर उसने टेंजेंट घेरी और वो x इंटरसेप्ट a बना रही है और y इंटरसेप्ट b बना रही है, तो हमें a² b की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, आपको स्लोप चाहिए थी, तो डिफरेंशिएट करके हमने स्लोप निकाल लिया। स्लोप आ गया -2y/x, तो इस पॉइंट p पे निकालना था, तो कोऑर्डिनेट पुट कर दिए, तो स्लोप आ गया हमारे पास -2/t³। फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट की क्वेश्चन लिख दी, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y को जीरो पुट करके, y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, x को जीरो पुट करके, तो उससे a और b आ गया। वैल्यू फाइंड आउट करनी थी a² b की, तो आंसर आ गया 27c³/4। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस जेई का ही प्रॉब्लम था, इसीलिए आपको बताया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन 19, है ना। अब 20th प्रॉब्लम देखो। 20th प्रॉब्लम में है, द लाइन्स टेंजेंट टू द कर्व, the lines tangent to the curve y³ minus x² y plus 5y minus 2x is equal to 0 and x4 minus x³ y²
plus 5x plus 2y is equal to 0 at the origin intersects at an angle थीटा इक्वल्स। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा प्रॉब्लम है, देखो आपसे हो जाएगा। जिसका भी आंसर आ जाता है वो चैट बॉक्स में लिखो। ये कल एक टॉपिक पॉइंट बताया था, उससे ही बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ 90 डिग्री आएगा। और देखो किसी का आ रहा है 90 डिग्री। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो कैसे, कल आपको ये बताया था, सुनो अब ध्यान से, कि अगर हमारे पास एक कोई भी कर्व है, ठीक है, और वो ओरिजिन से पास कर रही है, ये कर्व ओरिजिन से पास कर रही है, 0 0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर्व भी हमारी ओरिजिन से पास कर रही है, 0 0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म होती है वो इसकी टेंजेंट की क्वेश्चन दे देता है आपको, है ना। जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको इक्वल टू 0 करोगे तो टेंजेंट की क्वेश्चन देगा। तो इस कर्व की ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बात ओरिजिन पे हो रही है, तो एट ओरिजिन इस कर्व की अगर मैं टेंजेंट की क्वेश्चन लिखूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5y माइनस 2x इक्वल टू 0। अगर मान लो आपको ये नहीं पता है ये स्टेटमेंट, एक तो कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर मान लो ठीक है आपको याद नहीं रहता है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, 0 डी वाई बी डी एक्स निकालो इसका। 0 पे स्लोप की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस जीरो करके टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बट हाँ उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब जैसे ये वाला केस है, इसमें क्या होगा, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, इसकी 0 पे टेंजेंट कैसे आ जाएगी, लोएस्ट डिग्री को 0 रखने के साथ आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है m1 टेंजेंट 1, इसकी स्लोप कितनी है 2/5, और ये जो लाइन है इसकी स्लोप कितनी है -5/2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, m1 m2 आ गया, इसके बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? तो अगर m1 m2 -1 आ गया तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट 1 इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 2, और उसने इनफैक्ट एंगल ही पूछा हुआ था, तो हमारा थीटा जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्रीज के बराबर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि किसी को इसमें डाउट रहा होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 21 प्रॉब्लम है हमारे पास। अ पॉइंट मूव्स अलोंग द कर्व, a point moves along the curve y is equal to x raised to the power 3 by 2 in the first quadrant in such a way that its distance from the origin increases at the rate of 11 units per second।
तो मैंने इसमें थोड़ा सा गलती लिखी है. अ पॉइंट मूव्स along the curve, the interval आएगा यहाँ पे. इसमें लिखा हुआ है पॉइंट मूव along the curve y is equal to x की पावर 3/2 in 3/2 change. Point moves along the curve y cube is equal to 27x. The interval in which the abscissa changes at slower rate than ordinate. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का जो लिखा हुआ है कि एक पॉइंट है जो y क्यूब इज इक्वल टू 27x पे मूव कर रहा है. तो वो कह रहा है कि ऐसा x का इंटरवल बताओ. इंटरवल यहाँ पे x की बात कर रहा हो. ऐसा x का इंटरवल बताओ जहां पे जो अब्सीसा का रेट ऑफ चेंज है वो ऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज से कम है. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको x की वो वाली वैल्यूज निकालनी है जहां पे चेंज इन x इज लेस देन चेंज इन y है. ठीक है. तो बेसिकली वो कहने का ये मतलब हो जाएगा dx by dy इज लेस देन 1. ये करना है आपको. करो एक बार, ट्राई करो इसको, जल्दी से आंसर बताओ. जो इसका कंसेप्ट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है. अब सीसा चेंजेस एट स्लोअर रेट देन ऑर्डिनेट, इसका मतलब है कि dx by dy इज लेस देन 1. जल्दी से आंसर बता दो इसका. कुछ नहीं है इसमें. देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा. 3y² dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू 27 आ जाएगा. तो आपका जो dy/dx है वो है 9/y². ठीक है. बट ये ध्यान रखना है, हमें तो x की टर्म्स में चाहिए ना वैल्यूज, हमें y की टर्म्स में नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, dx/dy क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल. तो y²/9 इज लेस देन 1. तो y² - 9 इज लेस देन 0. तो y हमारा कहाँ से कहाँ आ जाएगा, वेवी कर्व से -3 से 3 आ जाएगा. बट हमें y नहीं चाहिए ना, हमें तो x चाहिए. तो काम करते हैं, y जो है वो किसके बराबर है, y³ जो है वो 27x के बराबर है. तो y³ ले लेते हैं, वो आ जाएगा -27 से लेके 27, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ होता है. तो x हमारा कहाँ से कहाँ आ जाएगा, -1 से 1 आ जाएगा, क्योंकि 27x हो गया ना. तो -1 से 1, ये इसका आंसर है. ठीक है. देखो सबको समझ आ गया कि नहीं समझ आया. ऑल क्लियर कर दो, फिर आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है. चलो, बहुत ही बढ़िया. सब लोग ये लिखा करो ऑल क्लियर, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे अटेंड ही नहीं कर रहे हैं क्लास, बस ऑन करके चले गए हैं कहीं पे. ठीक है. तो नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है ये भी वैसे. अ हॉर्स, पैकेज में भी हुआ ये, रन्स अलोंग अ सर्कल विद स्पीड 20 km/h. ठीक है. इसका क्या मतलब हो गया, एक सर्कल है जिसपे एक हॉर्स रन कर रहा है. ठीक है. तो सर्कल के ऊपर रन कर रहा है, तो ये जो स्पीड होगी उसकी एंगुलर स्पीड हो जाएगी 20 km/h की. ठीक है. अ लैंटर्न अ लैंटर्न is at the center of the circle is at the center of circle. ठीक है. a fence is along a fence is along
the tangent to the circle fences along the tangent to the circle at the point where horse starts. Okay, the speed with which the shadow of the horse, the speed with which the shadow of the horse moves move along the fence, the speed with which the shadow of the horse move along the fence at the moment when it covers 1/8 of circle in किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ. इसमें ऐसा है कि एक हॉर्स है वो सर्कल पे रन कर रहा है. ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वहां पे दीवार है. तो मान लो एक सर्कल है, जैसे मान लो एक ट्रैक है, ठीक है, और एक पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से वो दीवार इंक्लाइंड उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक दीवार है. तो हुआ क्या कि हॉर्स उस सर्कल पे भाग रहा है और बीच में एक लालटेन टाइप है, लैंटर्न है ना, लैंटर्न मतलब लालटेन होता है. तो उसके कारण क्या होगा, जब वो हॉर्स भागेगा सर्कल पे तो उस लालटेन के कारण उसकी जो हॉर्स की शेडो है वो वहां पे पड़ेगी. कहाँ पे पड़ेगी, उस दीवार के ऊपर पड़ेगी, फेंस के ऊपर. ठीक है, तो वो पूछा उस शेडो की स्पीड क्या होगी. एक बार ट्राई कर लो, मैं बता रहा हूँ फिर उसके बाद. किसी का डायग्राम बना तो वो मुझे बताओ, एक बार डायग्राम बनाना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें ना, ताकि आपको आइडिया लग पाए. नहीं बन रही बात. 40/π. नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है. और किसी का आंसर आया हो तो
चलो देखो मैं बताता हूँ, सुनो। देखो इसमें क्या क्या बोला हुआ है, एक तो एंगुलर स्पीड है उसके ना, क्योंकि वो सर्कल के ऊपर भाग रहा है। तो ऐसा मान लेते हैं कि जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है ऐसे, और यहाँ पर एक इसके ऐसे टेंजेंट जा रही है लाइन। ये वैसा हो गया जैसे वॉल टाइप हो गया ना, तो ठीक है इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये ऐसे एक लाइन हो गई जो इसके ऐसे टेंजेंट जा रही है। तो ये हमारी वॉल है, फेंस जिसको वो बोल रहे हैं, ठीक है। और ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे अपने पास क्या पड़ा हुआ है, लैंटर्न पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से हॉर्स स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, यहाँ से हॉर्स ने भागना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर तो राइट नाउ वो सेंटर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। अब जो हॉर्स है वो किधर को भाग रहा है, इस सर्कल के ऊपर भाग रहा है। हॉर्स सर्कल के ऊपर भाग रहा है, उसकी पोजीशन चेंज होते जा रही है। और अब मान लो वो इस पोजीशन पे है अभी राइट नाउ, मतलब उसने भागना स्टार्ट किया और सर्टेन टाइम के बाद वो इस पोजीशन पे आ गया। तो लैंटर्न की रेस तो ऐसे जाएंगी। अब लैंटर्न की रेन ऐसे रेज जो है वो ऐसे जाएंगी, तो उसकी शेडो कहाँ पे बनेगी, इस पॉइंट एस पे बनेगी, ठीक है। अब उसकी शेडो को विड्थ वगैरह हम नहीं मान रहे हैं, हम उसकी पोजीशन ही मान रहे हैं। नहीं 20/√2 नहीं आएगा, क्योंकि हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है कि भाई द स्पीड विद विच द शेडो ऑफ द हॉर्स मूव अलोंग द फेंस। नहीं, वो भी सही नहीं है, इंटीजर आंसर आता है इसका, ठीक है। तो अब समझ गए, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसकी स्पीड निकालनी है। ये जो शेडो है ये इस डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम x डिस्टेंस मान लेते हैं। तो अगर मैं एस पी को x मानता हूं, तो मेरे को निकालना क्या है, dx/dt। हाँ हर्ष का आंसर सही है, 40 आ रहा है। हाँ एकदम सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमें dx/dt निकालना है बेसिकली, समझ गए। मतलब देखो, वेलोसिटी कैसे डिसाइड करते हो आप, ये अगर आप किसी भी पॉइंट से अगर एक सर्टेन डिस्टेंस की दूरी पर हो, तो dx/dt आपको क्या देगा, उस पॉइंट की वेलोसिटी देगा। तो हम ये मान रहे हैं कि जैसे ये जो डिस्टेंस अगर ये x है, ps जो है, तो s की जो स्पीड होगी, जो शेडो है, s इज शेडो ऑफ द हॉर्स, ठीक है। तो जो s की स्पीड होगी, शेडो की जो स्पीड होगी वो dx/dt होगी, तो हमें निकालना है dx/dt है, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया, ये तो रेडियस है, इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी, इसलिए इसको थीटा मान लेते हैं। तो अब हमें पता है कि आर डी थीटा, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, तो आर डी थीटा बाई डी टी जो होगा, ये दिया होगा, ये स्पीड दी होगी। तो कितनी स्पीड दी हुई है हॉर्स की, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आर डी थीटा बाई डी टी इज 20 किलोमीटर पर आवर। ये हॉर्स जिस स्पीड से भाग रहा है वो आपको दिया हुआ है, वो आर थीटा इस डायरेक्शन में आता है, आपको पता होगा ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो, आर्क लेंथ जो होती है वो आर थीटा होती है, तो ये पी और इसको क्यू मान लेते हैं। तो पी क्यू जो होगा वो एल इजिकल टू आर थीटा होगा। तो आर डी थीटा बाई डी टी जो होगा वो आपको क्या देगा, वो हॉर्स की स्पीड देगा कि हॉर्स की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। तो मुझे ये ऑलरेडी पता है कि आर डी थीटा बाई डी टी इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे तो डी एक्स बाई डी टी से मतलब है। तो मैंने इस डायग्राम में अगर मैं देखता हूँ, तो एक्स बाय आर की वैल्यू मुझे पता है। तो एक्स बाय आर मुझे पता है किसके बराबर है, टैन थीटा के बराबर है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया एक्स इज इक्वल टू आर टैन थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें डी एक्स बाई डी टी निकालना है। तो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, आर तो कांस्टेंट है, तो आर टाइम्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब उसको कुछ और उसने गिवन होगा, उसने क्या गिवन है, उसने बोला होगा द स्पीड विद विच द शैडो मूव्स अलोंग द फेंस एट द मोमेंट व्हेन इट कवर्स 1/8 ऑफ द सर्कल। तो 1/8 ऑफ द सर्कल से हमें क्या पता चलेगा, थीटा पता चल जाएगा। तो 1/8 ऑफ द सर्कल पे थीटा कितना हो जाएगा, 360/8 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल तो 360 होता है, ठीक है। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 45 डिग्रीज एंगल हो जाएगा हमारे पास। क्लियर हो रहा है आपको। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, जब 45 डिग्रीज एंगल हो गया, तो हमें dx बाई डी टी निकालना है। तो आर डी थीटा, आर इंटू डी थीटा बाई डी टी तो पता है, ये किसके बराबर है, 20 के बराबर। सीकेंड 45 कितना होता है, √2, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है इसका होल स्क्वायर। तो 20 इंटू 2 40 यूनिट्स आ जाएगा। अब इसमें क्या था, किलोमीटर था ना, तो किलोमीटर पर आर इसका आंसर आ जाएगा। तो 40 किलोमीटर पर आर इज द आंसर। अब अगर किसी को डाउट है इसमें तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑल क्लियर कर दो जिसको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक इसी टाइप का और क्वेश्चन करते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। तो प्रॉब्लम 23। सुनो भाई सब लोग, प्रॉब्लम 23 में क्या है। अ मैन, ये रेट के प्रॉब्लम है थोड़े से ना, क्योंकि रेट ऐसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा नहीं हुआ, तो कुछ जो काफी कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अ मैन 1.5 मीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 4.5 मीटर हाई, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे। एक आदमी है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल, और एक पोस्ट, लैम्प पोस्ट का मतलब हो गया जैसे वो नहीं होता कि जैसे एक पोस्ट है और उसके ऊपर लैंप लगा हुआ है, जैसे रोड साइड पे लगे होते हैं ना, हेडलाइट टाइप जो होते हैं उनको बोलते हैं लैंप पोस्ट। तो एक लैंप पोस्ट है जिससे एक वो, जैसे वैसा ही हो गया ना कि वो एक शैडो बना रहा होगा बेसिकली। तो मैन चल रहा है, वो उससे दूर जा रहा है, तो उसकी लाइट की वजह से उसकी शैडो बन रही होगी। तो वो उसी के ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाउ फास्ट इज द farther end farther end of the shadow moving on the pavement। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया, हाउ फास्ट इज हिज शेडो लेंथनिंग। हाउ फास्ट इज हिज शेडो, LENGTHENING, लेंथनिंग। करो एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। आए किसी का आंसर? हाउ फास्ट इज हिज शेडो लेंथनिंग का मतलब है कि उसकी जो शेडो है उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, उसकी शेडो की लेंथ का। चलो देखो मैं बता रहा हूँ।
अब इसमें क्या है कि जैसे एक तो लैंप पोस्ट है 4.5 मीटर हाइट का, ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं 4.5 मीटर हाइट का एक लैंप पोस्ट है। फिर एक आदमी है जो उसकी हाइट है 1.5 मीटर, तो ये एक आदमी हो गया जिसकी हाइट हो गई 1.5 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ये मान लेते हैं रोड है हमारा। A-12। अच्छा, ए पार्ट का 12 नहीं, थोड़ा सा गलत है बेटा। फिर अब क्या हुआ कि इसकी जो स्पीड है एट द रेट मैन वॉक्स अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, हाँ, ए का 6 आएगा, बी का 2 आएगा, हाँ एकदम सही हर्ष। तो इसमें क्या है कि इसकी जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में कितनी है वो हमें दी हुई है, वो 4 किलोमीटर पर आवर है। इस बंदे की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। तो अब जो शेडो होगी वो कैसे आएगी, जैसे यहाँ पे लैंप पोस्ट है अगर, तो वो यहाँ से रेस जा रही होंगी ऐसे, ठीक है, इसके ऐसे हेड से जाके ये ऐसे आपकी शेडो बन रही होगी। ऐसे ही हो रहा होगा ना, क्योंकि वो अवे जा रहा है, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जितना दूर जाता रहेगा उसके हिसाब से उसकी शेडो की लेंथ मतलब बढ़ती रहेगी। बढ़ेगी ना, जैसे जैसे वो दूर जाएगा तो एंगल थोड़ा छोटा होता रहेगा और वो शेडो की लेंथ बढ़ती रहेगी। देखने पे हमें ऐसे समझ आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब 4 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, जैसे ये जो लेंथ है अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ, तो ये ओरिजिन मान लेते हैं ना, जैसे कि लैंप पोस्ट हमारा ओरिजिन पर है। तो अगर ये लेंथ हमारी एक्स है जो मैन की करंट पोजीशन है, तो हमारे को डी एक्स बाई डी टी पता है। तो डी एक्स बाई डी टी इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमें पता है। और ये जो लेंथ है इसको ए और बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। तो जो ए बी है ये हमारी लेंथ ऑफ शेडो है। तो ए बी जो है दिस इज लेंथ ऑफ शेडो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, हमें डी एक्स बाई डी टी तो पता है। हमें पहले पार्ट में क्या करना था, ये अगर x प्लस वाई है, जैसे ये x और ये y है, तो हमें x प्लस वाई का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। तो अभी करते हैं एक बार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय 1.5, सिमिलर ट्राइंगल लगा रहा हूँ क्योंकि ये एंगल सेम रहेगा, y डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4.5। यहाँ से हमारे पास x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। क्लियरली समझ आ रहा है ना, y डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4.5। तो मेरे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स। तो एक तो ये रिलेशन आ गया। अब जो हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट हमें क्या कह रहा है, ए पार्ट हमें कह रहा है हाउ फास्ट इज द फार्दर एंड ऑफ द शेडो, तो फार्दर एंड इज बी, ठीक है। तो वो हमारा जो ए पार्ट है वो आपको कह रहा है डी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई डी टी निकालिए आप। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी टी जो है, 2 dy/dt जो है वो किसके बराबर है, डी एक्स बाई डी टी के बराबर है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है 4 के बराबर है, क्योंकि अगर ये लेंथ x है तो इसका रेट ऑफ चेंज होगा वो उसकी करंट स्पीड को बताएगा, ठीक है। और डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2 dy/dt इज 4, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ए पार्ट का आंसर तो आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बी पार्ट का आंसर है कि हमें लेंथ ऑफ मतलब हाउ फास्ट इज लेंथ ऑफ द शेडो इज चेंजिंग वो निकालना है, तो डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो डी वाई बाई डी टी तो आपको पता ही है किसके बराबर था, अभी भी निकाला था, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसके आंसर हो गया, ठीक है। अब किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, और जिसको ऑल क्लियर है वो ऑल क्लियर कर दो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो ये टेंजेंट नॉर्मल के हमने क्वेश्चन कर लिए, कुछ और भी हैं वो विद टाइम कर लेंगे, और भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो आप पैकेज में करोगे ना तो कुछ डाउट आएगा तो फिर उसमें कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है मोनोटोनिसिटी।
इस मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे हम इसमें ना। आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा बहुत आपको पहले भी बताया गया है, बट इसी में और डिटेल में पढ़ेंगे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो बिना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नहीं हो सकते। फिर इसके बाद वाला चैप्टर है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक लिंक्ड हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। चलो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल वाले चैप्टर में तो क्या था, बस यही था कि यार टेंजेंट की आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, स्लोप निकालनी आनी चाहिए, और कुछ रेट के क्वेश्चंस थे। तो उसी से रिलेटेड मतलब ये चैप्टर था जो अभी आपने पहला टॉपिक पढ़ा ना इसका, एओडी का टेंजेंट नॉर्मल जो था, थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली। मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा उससे थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, मोनोटोनस, जैसे मोनोटोनस का क्या मतलब होता है, सेम काइंड ऑफ बिहेवियर। तो ऐसा जो मोनोटॉनिक या वर्ड हम यूज करते हैं वो मोनोटोनस से ही निकला हुआ है। मतलब क्या होता है ना, अगर सेम चीज रिपीट कर रही होती है बार बार तो उसको मोनोटोनस बोलते हैं हम लोग। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब है कि ऐसा फंक्शन जिसका नेचर थ्रू आउट सेम हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसा फंक्शन जिसका नेचर थ्रू आउट सेम हो, या जिस इंटरवल पर भी हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इस इंटरवल को मैं 0 से 5 में देख रहा हूँ, तो अगर उसका 0 से 5 में सेम नेचर है तो हम उसको मोनोटोनस बोलेंगे या मोनोटोनिक बोलेंगे, ठीक है। दोनों वर्ड का सेम ही मतलब है कि थ्रू आउट नेचर सेम होना चाहिए। तो इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है सेम नेचर। अब जो सेम नेचर है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, वो नेचर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बात कर रहा है, और किसी में बात नहीं कर रहा है, शेप वेप की कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। वो बस बात किसकी, जो मोनोटोनिसिटी है वो किस चीज के ऊपर डिस्कशन करती है, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर डिस्कशन करेगी, और किसी भी चीज के ऊपर वो डिस्कशन नहीं करेगा, ठीक है। चलो, तो एक फंक्शन को हम मोनोटोनिक कब बोलेंगे, अब आपको समझ आ रहा होगा कि भाई मान लो मैं एक इंटरवल पे डिस्कशन कर रहा हूँ ए टू बी पे, ठीक है। तो उस ए टू बी वाले इंटरवल पे या तो वो हमेशा इंक्रीजिंग हो या तो वो हमेशा डिक्रीजिंग हो। अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर गया उस इंटरवल के अंदर तो हम उसको मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे। बात समझ आ गई। मोनोटोनिक हम उसी फंक्शन को बोलेंगे जो एक पर्टिकुलर इंटरवल जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं उस इंटरवल के ऊपर या तो हमेशा इंक्रीज कर रहा हो या तो हमेशा डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी मोनोटोनिक। A function y is equal to f of x is said to be monotonic function on say open interval a to b। पॉइंट्स के ऊपर भी अभी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इफ f of x has same nature on x belonging to open a to b, that is either increasing और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो मेरा फंक्शन पूरा इंक्रीज करना चाहिए या तो मेरा फंक्शन जो है वो पूरा डिक्रीज करना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक बोलेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला डिस्कस मोनोटोनिसिटी ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन x बिलोंग्स टू r, ये पार्ट में, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो मैं ये दोनों डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इसको डिस्कस करूंगा, मतलब तो इससे ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से बहुत इजीली हमें पता चली जाता है, थोड़ा बहुत तो आप सबको आता ही है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये हमारे y एक्सिस और x एक्सिस हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ कैसा बनता है, y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ इस टाइप का बनता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनता है, ठीक है। जानते हैं सब लोग आप। तो अब इसमें क्या है कि जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो में तो डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे x आगे को बढ़ रहा है y कम हो रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जीरो से इन्फिनिटी में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी से जीरो में डिक्रीज कर रहा है, जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है। तो अगर पूरी नंबर लाइन पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक। समझ गया ना, मतलब क्यों मोनोटोनिक भी बोलेंगे, क्योंकि इसका थ्रू आउट नेचर सेम नहीं है। इसका कुछ इंटरवल पे जो नेचर है वो डिक्रीजिंग है और कुछ इंटरवल पे जो नेचर है वो इंक्रीजिंग है।
जबकि आप इस ग्राफ को देखोगे, जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ रहा है आपका हमेशा वाई बढ़ रहा है, इसीलिए इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक बोल देते हैं अभी, तो आगे वो इंक्रीजिंग की डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीज करेगा ये ग्राफ हमेशा। तो अगर थ्रू आउट पूरी नंबर लाइन पर एक ही नेचर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक। अगर उसका डुअल नेचर आ जा रहा है या एक से ज्यादा बार वो चेंज कर रहा है अपनी शेप को, मतलब पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक। तो अब सबको मोनोटोनिक की डेफिनेशन क्लियर हो गई। कई बार क्या होता है, चैप्टर एंड हो जाता है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि मोनोटोनिक क्या था, मोनोटोनिक का मतलब क्या था। हम उसी फंक्शन को मोनोटोनिक बोलेंगे जो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, जिस पे आप डिस्कशन कर रहे हो, जैसे आप मान लो 0 से 5 पे डिस्कशन कर रहे हो तो 0 से 5 पे देखोगे, ठीक है। अगर आप -1 से 1 पे डिस्कशन कर रहे हो तो आप उसी इंटरवल पे देखोगे, उसके पीछे देखने की जरूरत नहीं है, उसके आगे देखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर x बिलोंग्स टू r पे अगर आप चेक करोगे तो आपको एक्स मतलब पूरी नंबर लाइन पर चेक करना पड़ेगा। जैसे इन दोनों को हमने एक्स बिलोंग्स टू आर पे चेक किया, तो क्या हुआ, हमने क्या पाया कि भाई -70, ये वाला जो ग्राफ है पहले वाला, ये तो डिक्रीज और इंक्रीज दोनों कर रहा है, इसलिए मोनोटोनिक नहीं होगा। बट जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये हमेशा इंक्रीज करेगा, इसलिए क्या होगा, मोनोटोनिक। सबको क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो एक बार चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया कि भाई हम सबको ये क्लियर हो गया कि मोनोटोनिक की डेफिनेशन क्या है। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है कि मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई कोई भी एक फंक्शन जो है किसी एक पॉइंट के ऊपर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो बुक्स में इंक्रीजिंग लिखा रहता है, ठीक है, हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। मतलब दो टर्म्स का ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब एक ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, जो हम इंक्रीजिंग बोलेंगे या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे उनका मतलब एक ही है। मतलब हम स्ट्रिक्टली वर्ड इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारे को थोड़ी सी कन्वीनियंस रहती है समझने में ना, कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि इसको बस इंक्रीज ही करना है। और बुक्स में ये इंक्रीजिंग भी कुछ बुक्स में इंक्रीजिंग लिखा रहता है, कुछ बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा रहता है, कुछ बुक में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिखा रहता है। तो ये सब का मतलब एक ही है, इसीलिए इनको एक साथ ही ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इन सब का मतलब एक ही है। तो अब मेरा कंसर्न है, जैसे हमने लिमिट में भी डेफिनेशन एक पॉइंट पे पढ़ी थी, कंटिन्यूटी में पढ़ी थी, डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ी थी, ऐसे हम मोनोटोनिसिटी में पढ़ रहे हैं कि भाई मोनोटोनिसिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसी पॉइंट पे हम कब बोलते हैं। तो अगर मान लो एक ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट पे मैं चेक करना चाहता हूँ, इसको देखना चाहता हूँ कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है, तो वो हम कैसे चेक करते हैं, हम इसके क्रॉस एक छोटा सा इंटरवल बनाते हैं, सेम जैसे हम वहां पे बनाते थे। तो ये हमारा a-h हो गया और ये हमारा a+h हो गया, वेयर h इज पॉजिटिव। जो आपका h है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। a-h हो गया और a+h हो गया। तो अगर इस इंटरवल में, इस छोटे से इंटरवल में अगर हम ये पाते हैं कि f ऑफ a-h इज लेस देन f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a+h, मतलब हमारा ग्राफ इस छोटे से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यही तो आ रहा है कि भाई जैसे जैसे आप आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, जैसे कि ये आपने बहुत छोटे से, आपको पता होगा एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, तो a-h ए के जस्ट पीछे होगा और a+h ए के जस्ट आगे होगा। और इस इंटरवल में अगर आप देखोगे, इस इंटरवल में जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में जाओगे, आपका ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपको समझ आ जाएगा ये ग्राफ जो है इस पॉइंट पर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर f ऑफ a-h की वैल्यू, यहाँ पे f ऑफ a-h की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू f ऑफ a-h की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपकी f ऑफ a की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपकी f ऑफ a+h की वैल्यू है। तो अगर इस a के अक्रॉस छोटे से इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब f ऑफ a-h की वैल्यू f ऑफ a से कम है, वो फर्दर f ऑफ a+h से कम है, तो हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम ये बोलेंगे जो फंक्शन है वो हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये बात समझ आई। तो यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है, इसी को हम इसकी बेसिक डेफिनेशन बोलते हैं। तो कहीं पे भी अगर आप अटक रहे हो, अभी मैं आपको बहुत सारे डायग्राम बना के दिखाऊंगा, उसमें सब में जज करना होगा कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। तो बेसिक डेफिनेशन यही है, कहीं पे भी आप अटक रहे हो किसी भी, जैसे बेसिक डेफिनेशन में आपको क्या बताया था, लिमिट में क्या बताया था, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट। कंटिन्यूटी में क्या बताया था, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या बताया था, एल एच इक्वल टू आर एच इक्वल टू फाइनाइट। तो बेसिक डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि भाई आप कहीं पे भी अटक जाओ, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे डिसकंटिन्यूस हो, तो आपको ये डेफिनेशन लगा देनी है। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, अब अगर आप पॉइंट पे चेक कर रहे हो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो ग्राफ क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर ही, पॉइंट के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब सिमिलरली आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की भी समझ आ रही होगी, तो वो भी लिख देते हैं एक बार, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बुक्स में इसको अकेला डिक्रीजिंग भी लिखा जाता है। कुछ बुक्स जो थोड़ी सी शातिर बनती हैं वो इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी लिख देती हैं। तो सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के तीन नाम जो भी पॉसिबल है। अब इसमें क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले केस में ग्राफ आपका नीचे को आ रहा होगा। ठीक है, तो आप मान लो ए पे चेक करना चाह रहे हो कि भाई इस पॉइंट पे क्या सिचुएशन है, मेरा ग्राफ डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस एक छोटा सा इंटरवल ले लेंगे, ऐसे करेंगे जैसे हमने इससे पहले किया था। तो इसके क्रॉस हमने एक छोटा सा इंटरवल ले लिया, तो ये हो गया, ये जो लाइन हो गई ये हमारी ए माइनस एच हो गई, और ये वाली जो लाइन हो गई ये हमारी ए प्लस एच हो गई। ठीक है, तो छोटा सा इंटरवल ले लिया। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएंगे, क्या आएंगे, ये एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा एफ ऑफ ए आ जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा एफ ऑफ ए माइनस एच आ जाएगा। तो इस छोटे से इंटरवल में आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, अगर आपका वाई कम हो रहा है, तो हमारा फंक्शन जो होगा उस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, कि भाई एफ ऑफ ए माइनस एच जो है, अगर वो एफ ऑफ ए से बड़ा है, उल्टा चल रहे हैं हम इसको, चलो वैसे लिखते हैं, हमें डिक्रीज करवाना है ना, तो इसको वैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एच जो है ये सबसे पहले आ रहा है, वैसे ही लिख रहा था मैं वैसे एक्चुअली में। ये एफ ऑफ ए से क्या होना चाहिए, मतलब जैसे जैसे हम आगे की डायरेक्शन में बढ़ेंगे वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हाँ, तो ये वाली वैल्यू हमारी किससे बड़ी होगी, एफ ऑफ ए से बड़ी होगी, और ये वाली वैल्यू फर्दर किससे बड़ी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ी हो जाएगी। तो अगर ऐसा होल्ड कर रहा है, अगर ऐसा होल्ड कर रहा है, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, strictly decreasing at point x is equal to a, then we can say that function y is equal to f of x is strictly decreasing at x is equal to a। ठीक है, तो ये strictly decreasing की बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, अब मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूँ, इसमें अगर आप डेफिनेशन को लगा पा रहे हो तो आपको क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं भी लगा पा रहे तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको देखना कैसे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, examples to check strictly decreasing, strictly increasing at points। तो किसी एक पॉइंट पे मान लेंगे, उस एक पॉइंट पे चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है इसका मान लेते हैं जैसे एक्स एक्सिस है, हमारा ग्राफ ये गया, यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये ए पे आपको चेक करना है। तो बताओ, लिखो चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी कि स्ट्रिक्टली ए के ऊपर बताना है आपको कि ये ग्राफ ए के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कुछ भी नहीं है, ये बताना है। सर किस पॉइंट पे निकालना है? हाँ, सर किस पॉइंट पे निकालना है? कौन से पॉइंट पे तेरे को, कौन से पॉइंट पे दिख रहा है निकालना चाहिए। अबे एक ही तो पॉइंट बनाया, और कहाँ निकालेगा भाई, एक ही तो पॉइंट बना हुआ है, ए पॉइंट, और तो कोई पॉइंट बनाया नहीं है।
इस ए पॉइंट पे निकालना है, तो ये ग्राफ को आप ए पॉइंट पे चेक करोगे। हाँ इंक्रीजिंग आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। अब देखोगे कैसे, अब देखो जिसको अभी तक नहीं समझ आया कुछ भी, तो कैसे देखना है बेटा, सुनो अब सब लोग, कैसे देखना है, जो पॉइंट है इस पे आप देखना चाहते हो तो उसके अक्रॉस एक छोटा सा इंटरवल बना लीजिए। तो आपने ये बहुत छोटा सा इंटरवल उसके अक्रॉस बना लिया, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, ए माइनस एच। ये वाला पॉइंट हो गया ए, और ये वाला पॉइंट हो गया ए प्लस एच। अगर इस छोटे से इंटरवल में आपकी ग्राफ की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा उस पॉइंट के अक्रॉस। ठीक है, देख रहे हो सब लोग, तो ए माइनस एच की वैल्यू सबसे कम है, फिर ए की वैल्यू उससे ज्यादा है, फिर उसके बाद ए प्लस एच की वैल्यू है। तो ओवरऑल ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए। आगे बात समझ आ गई सबको? अब देखो चलो, अभी सबको समझ आ रही होगी, अब आगे वाले में देखते हैं। अभी और एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये इसमें बताना है आपको, ये जहां पे मैं ऐसे डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ना, उस पॉइंट पे चेक करना है आपको। अब इसका क्या मतलब होता था कि भाई हमारा ग्राफ है इस वाले पॉइंट पे ओपन है, इस वाले पॉइंट पे ओपन है, बट क्लोज यहाँ बैठा हुआ है। अब इसमें बी में बताओ, ए का मेरे को क्लियर हो गया। आदित्य बंचारी आप प्रेजेंट हो? यस लिखो इफ यू आर प्रेजेंट। ओके बेटा, ठीक है। हाँ भाई साहब बताइए जल्दी से। नॉन मोनोटोनस, उसको नॉन मोनोटोनिक ज्यादा प्रेफर्ड वर्ड है। नथिंग, आयुष नथिंग नहीं लिखेंगे ऐसे, नथिंग में क्या हो जाएगा ना, फिर नथिंग ही हो जाएगा तुम्हारे साथ भी। तो नथिंग नहीं लिखना है इसमें, लिखना है नॉन, ऐसे इसको या तो नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे, हाँ जो बच्चे कह रहे हैं, और या हम लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऐसे करके। ठीक है, देखो कैसे। अब ये जो ग्राफ है इसमें जैसे इसके क्रॉस मैंने छोटा सा इंटरवल लिया, जैसे मैंने बताया आपको मैं छोटा सा इंटरवल लूंगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया ए माइनस एच, और ये वाला पॉइंट हो गया ए प्लस एच। तो हुआ क्या कि एफ ऑफ ए माइनस एच की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए से तो कम है, क्योंकि एफ ऑफ ए की तो वैल्यू ये है, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है। ठीक है, बट ये फर्दर एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ी हो गई। तो क्या हुआ, आपकी वैल्यू पहले इंक्रीज कर गई, फिर उसके बाद क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। या तो वो थ्रू आउट ही इंक्रीज करे तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, या तो वो थ्रू आउट डिक्रीज करे तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर गया, इसीलिए क्या हो गया, कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे आयुष जी बता रहे हैं नथिंग होगा, वो नथिंग हम उसकी नथिंग नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, या तो हम बोल देंगे नॉन मोनोटोनिक, एक पॉसिबिलिटी ये बोलने की, और हम ये बोल सकते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ये तो समझ आ गया ना हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, इन सब केसेस में जो मैं बना रहा हूँ उसमें हम पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, आपको ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या हुआ कि मेरा ग्राफ ऐसे गया, और फिर इसके बाद ऐसे नीचे को आ गया, तो हमें ऑब्वियसली इस पॉइंट पे चेक करना है, ए पे। बताओ भाई। चैट बॉक्स में लिखो। नॉन मोनोटोनिक, हाँ बहुत बढ़िया। देखो क्लियरली समझ आ रहा होगा आपको, नॉन मोनोटोनिक होगा, इसके क्रॉस आप छोटा सा इंटरवल लोगे, फिर वही वाली कहानी,
क्या होगा कि ये a माइनस एच हो गया, तो हमारी वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एच की, फिर एफ ऑफ ए की और एफ ऑफ ए प्लस एच की हमें देखनी है। तो क्या हुआ, a माइनस एच तो एफ ऑफ ए से कम है, बट ये जो एफ ऑफ ए है, अब देखो ये वाले पार्ट को अगर जूम इन करोगे तो आपको कैसे दिखेगा कि भाई ऐसा हो रहा होगा कि ये वाला एफ ऑफ ए का वैल्यू और आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये एफ ऑफ ए का वैल्यू है और एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू उससे कम है। ठीक है, तो हुआ क्या कि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ी हो गई। तो अब जब ऐसा हो गया कि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ी हो गई, तो वो हुआ क्या हुआ, फिर इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर गया, तो कुछ ऐसा बिहेवियर है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन मोनोटोनिक। इसको भी हम बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक। और क्या बोल सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बता रहा हूं मैं फोर्थ। यहाँ पे एक ग्राफ आया, यहाँ पे क्लोज हो गया और यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट लाइन हो गया। फोर्थ और फिफ्थ का बताओ आप जल्दी से। तो ये इस पॉइंट पे डिस्कस करना है आपको। फोर्थ और फिफ्थ देख लो और बताओ एक बार। चलिए, आप प्रेजेंट हो? यस आगर। जिसका मैं नाम ले रहा हूँ अगर वो प्रेजेंट है तो वो यस लिख दे। विद्यासागर, विवेक, कपिल चौहान, शैली, रवीना, मयंक, मोहम्मद कैफ, शिवानी, नेहा, रागिनी अग्रवाल। इनमें से जो भी प्रेजेंट है वो यस लिखें। अगर आप जो भी बच्चे प्रेजेंट है, अगर किसी का भी नेटवर्क कनेक्शन वीक होता है तो मुझे मैसेज जरूर करें, नहीं तो उसका एब्सेंट लग जाएगा, क्योंकि मैं आर्बिट्ररी किसी भी टाइम पे ले लेता हूँ अटेंडेंस। ठीक है जी, फोर्थ का बच्चे बता रहे हैं इंक्रीजिंग, फाइव का डिक्रीजिंग। फोर्थ का इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉन मोनोटोनिक बता दिया एक बच्चे ने, वैभव ने। नहीं ऐसा नहीं है, दिव्यांश कह रहे हैं नॉन मोनोटोनिक एंड डिक्रीजिंग। अच्छा, नहीं देखो अभी ध्यान से देखो एक बार, आपको क्या करना है, जो बताया वो करो ना। छोटा सा इंटरवल लो इसके क्रॉस, ये आपने छोटा इंटरवल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस अगर इसको जूम इन करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि भाई एफ ऑफ ए माइनस एच जो है वो एफ ऑफ ए से तो जस्ट छोटा है ही ना बेटा, क्योंकि ग्राफ तो इस डायरेक्शन से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा इंक्रीज कर रहा है। और एफ ऑफ ए प्लस एच तो आपको इधर देखना है ना, उसके आगे नहीं देखना है। एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं अभी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इसी एक ही पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, उसके आगे थोड़ी चेक कर रहे हैं। ये नहीं देखना ये कांस्टेंट लाइन आ गई, तो आप ऐसे देखो एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू तो यहाँ पर है, फिर ये वाली वैल्यू एफ ऑफ ए की हो गई, ये एफ ऑफ ए प्लस एच की हो गई, तो कंटिन्यूसली वैल्यू तो इंक्रीज कर ही रही है ना, तो इसीलिए ये वाला आपका इस पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझ आ रहा है सबको? फिर फिफ्थ पे देखते हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एफ ऑफ ए माइनस एच जो है वो एफ ऑफ ए से बड़ा हो गया, और फिर वो फर्दर एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा।
ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। मैं तो बहुत ओरली चेक कर लेंगे ना। कैसे चेक करेंगे भाई, इसके क्रॉस छोटा सा इंटरवल लिया, उस छोटे से इंटरवल में अगर फंक्शन उस पॉइंट के क्रॉस डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, उस पॉइंट के क्रॉस इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ आई इतनी? ठीक है। तो एक पॉइंट पे अब मेरे को लगता है हर किसी बच्चे को ये देखना आ गया कि भाई इंक्रीजिंग कैसे चेक करना है और डिक्रीजिंग कैसे चेक करना है। ठीक है, अगर आपको ग्राफ पता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आती है वन साइडेड डेफिनेशन, जैसे वहां पर भी आती थी। मैंने आपको बताया था पूरे कैलकुलस में वन साइडेड डेफिनेशन है, बस एक जगह क्रिटिकल पॉइंट पर नहीं है वन साइडेड डेफिनेशन। तो अभी आगे आएगा क्रिटिकल पॉइंट, तो देखेंगे उसमें क्यों नहीं है। तो वन साइडेड डेफिनेशन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये हमें अब देखना है कि भाई किसी भी पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर हम देखना चाहते हैं तो वन साइडेड डेफिनेशन आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जैसे वन साइडेड डेफिनेशन में क्या करना है, जिसको भी नेटवर्क प्रॉब्लम है एक बार रीजॉइन करने की कोशिश करो बेटा। जैसे एक्स और वाई है और ये माइनस एक्स माइनस वाई है, मान लो मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को ही देख रहा हूँ और जीरो पे देखना चाह रहा हूँ इसको। ठीक है, ये ऐसे करके, तो ये मेरा ग्राफ है, इसका इंटरवल बना लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x बिलोंगिंग टू क्लोज 0 से 2। इस इंटरवल पे मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, मतलब इसका मैंने डोमेन सेट कर दिया x बिलोंगिंग टू क्लोज 0 से 2। तो आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा, 0,0 से लेकर 2,4 तक जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं एंड पॉइंट्स के ऊपर। एंड पॉइंट्स मतलब एक इसको O मान लेते हैं और एक A मान लेते हैं, तो मैं O और A पे इसके नेचर को चेक करना चाहता हूँ कि O पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि नहीं है, A पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि नहीं है। तो वो मैं आपसे उसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है जी, करते हैं। तो हमने क्या किया भाई, वही अपनी पुरानी डेफिनेशन आपको बता रखा है भाई, जो भी डेफिनेशन होती है उसको क्या करो, लगा दो। अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड की चीजें प्रेजेंट नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड को नहीं देखेंगे, राइट हैंड साइड की चीजें प्रेजेंट नहीं है तो राइट हैंड साइड को नहीं देखेंगे। तो हमने क्या किया, इसके क्रॉस एक छोटा सा इंटरवल बना दिया, एक छोटा सा इंटरवल बन गया। ठीक है, अब छोटा सा इंटरवल बन गया तो हमारे पास क्या आ रहा है, अगर जीरो पे हम चेक करेंगे कि एफ ऑफ जीरो इज लेस देन एफ ऑफ जीरो प्लस एच आ जा रहा है। देखने में पता चल रहा है, एफ ऑफ जीरो इज लेस देन एफ ऑफ जीरो प्लस एच। एफ ऑफ जीरो माइनस एच तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो एफ ऑफ जीरो इज लेस देन एफ ऑफ जीरो प्लस एच आ गया। तो इससे क्या पता चल जाएगा, अब इसके पीछे वाली कहानी है ही नहीं तो उसको चेक ही नहीं करना है। तो अगर अब हमारा यही होता है ना कि इसके क्रॉस छोटे से इंटरवल में आपने क्या देखा, मतलब ये छोटा सा इंटरवल थोड़ा सा मैंने दूर बना दिया है, इसको क्लोज ही कर लो। तो अगर आप इसके क्रॉस छोटे से इंटरवल लोगे, उसमें तो हमारा ग्राफ क्या हुआ, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है आपका वाई बढ़ रहा है, तो ग्राफ इंक्रीज कर गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू 0। उस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। समझ आया? अब ए पे चेक करते हैं, ए पे चेक करते हैं। ए पे क्या करेंगे, उसके क्रॉस एक छोटा सा इंटरवल ले लेंगे, वही जैसे अगर ये हमारा 2 है, तो अगर ये हमारा 2 है तो ये वाला पॉइंट जस्ट 2 माइनस एच हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2 प्लस एच हो जाएगा। तो अगर आप इस 2 के ऊपर चेक करोगे तो ऐसा हो रहा है एफ ऑफ 2 माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 प्लस एच तो हमारा डिफाइंड ही नहीं है, तो इसके आगे की कहानी हमारे पास है ही नहीं। बट हाँ, यहां तक वो डेफिनेशन होल्ड कर रहा है, डेफिनेशन तो होल्ड कर रहा है। और आप वैसे सोचोगे कि इस छोटे से इंटरवल में मेरा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू एफ ऑफ 2 से कम है। तो इसीलिए हम इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, ए के ऊपर भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो वन साइडेड डेफिनेशन तब लगानी है जब ग्राफ की वन साइड मतलब एक ही साइड पॉसिबल हो, दूसरी साइड वो डिफाइंड ही ना हो। अब यहाँ पे आपके बीच में जाके वन साइडेड डेफिनेशन थोड़ी लगेगी। समझ आ गया सबको? ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल बना रहा हूँ, उसके बारे में बताओ तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मान लो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास -2 आ गया, -1 0 1 2। ठीक है, और हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ है। तो आपको अब ये बताना है एट x इक्वल टू -2 क्या बिहेवियर है, एट x इक्वल टू 2 क्या बिहेवियर है, एट x इक्वल टू 0 क्या बिहेवियर है, और एट x इक्वल टू 1 क्या बिहेवियर है। ये बताना है कि भाई इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ये बताना है आपको।
बताओ एक बार जल्दी से। हाँ, एट -2 तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, ये क्लियरली सबको समझ आ रहा होगा। इसके क्रॉस छोटा सा इंटरवल लोगे तो डिक्रीज कर रहा है, तो एट -2 क्या हो गया, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आप बोल सकते हो। ठीक है, हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें क्लियर रहता है कि ग्राफ मतलब डाउट नहीं रहता मन में ना, तो हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ज्यादा यूज करेंगे। जीरो के क्रॉस क्या होगा, जीरो से जस्ट पीछे वो डिक्रीज कर रहा है, जीरो के जस्ट आगे इंक्रीज कर रहा है, तो जीरो पे नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा। ठीक है जी। 2 पे अगर आप देखेंगे उसके क्रॉस छोटे से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इसलिए 2 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, 1 पे क्या कर रहा है, 1 के क्रॉस अगर आप छोटा सा इंटरवल लेते हो तो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, देखो सबके ये आंसर आए कि नहीं आए। ठीक है, काफी बच्चों के सही आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया क्लियर। अब इसकी क्या होती है कि जैसे अब इसमें तो मैंने आपको सबसे पहले जो मोनोटोनिसिटी की डेफिनेशन बताई एक पॉइंट के ऊपर, उसमें आपको ग्राफ से देखना सिखा दिया। बट कई बार क्या होगा, आप ग्राफ ही नहीं बना पाओगे, आपको प्रॉब्लम भी आएगी भाई ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कोई और तरीका भी निकालना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं कैलकुलस मेथड, कि जिसमें आपको ग्राफ बनाने की जरूरत ना पड़े। तो वो एक बार उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन लिखो एक बार, डेफिनेशन एट अ पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी, डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट यूजिंग कैलकुलस। ठीक है, और ये है फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब हमारा फंक्शन जो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम कैलकुलस वाली डेफिनेशन लगा पाएंगे। अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको बेसिक डेफिनेशन लगानी है, और कोई तरीका ही नहीं है। समझ गए, अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो बेसिक डेफिनेशन लगानी है। बट कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है और उसका डेरिवेटिव वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ये वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं। ठीक है, होगा क्या कि अगर किसी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, अब बताना आपको, देखो मैं लिखूंगा तो समझ आएगा। एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, किसी पॉइंट पे अगर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, इफ एफ डैश ए इज ग्रेटर देन जीरो, if f dash a is greater than 0 and function is differentiable at x equal to a, ठीक है, and function is continuous at x is equal to a, then अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे हम a के क्रॉस में ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने, मान लो, ठीक है। अब एफ डैश ए पॉजिटिव कहने का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव स्लोप तभी आएगा जब एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए से बड़ा होगा, क्योंकि स्लोप तो आप दोनों डायरेक्शन से निकालोगे ना। डिफरेंशिएबल कहने का क्या मतलब है कि एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर हैं, तो एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर हैं, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच करोगे तो ये आपको राइट हैंड डेरिवेटिव देगा। और ये स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एच तो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ से आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, और उससे क्या पता चल जाएगा कि वो राइट साइड से क्या है, इंक्रीजिंग है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर आप एफ डैश ए पॉजिटिव है तो आपको ये मिल जाएगा कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच।
तो वहां से हमें ये पता चल जाएगा, फाइनली पता चल जाएगा दैट द फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू a if f dash a is greater than 0 function is differentiable as well as continuous then f of x is increasing at x equal to a। मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव है किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और वो डिफाइंड है, डिफाइंड होने से क्या पता चल जाएगा कि भाई उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है और यूनिक मिल रहा है, तो उस केस में हमें पता चल जाएगा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सेकेंड पॉइंट, एट पॉइंट x इक्वल टू a इफ f डैश a इज नेगेटिव। अब डेरिवेटिव लिया और वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव है, तो उससे क्लियर हो जाएगा ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू a। तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है एट x इक्वल टू a। ठीक है, अब मान लो एक केस ऐसा भी आ जाता है कि स्लोप जीरो हो गई, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब वाला केस था। y इक्वल टू एक्स क्यूब वाले केस में क्या होगा, मान लो आपको जीरो पे चेक करना है, अब जीरो पे आपकी स्लोप क्या हो गई, जीरो। तो अब आपका ये दोनों रूल लगेंगे नहीं, एफ डैश ए आपको मैं बोल रहा हूँ अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश ए नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो एक केस आ जाता है कि अगर एफ डैश ए हमारा जीरो हो गया तो तब क्या करना है। तो एक तो है तरीका वही कि बेसिक डेफिनेशन लगा लो। दूसरा तरीका है कि भाई ए के क्रॉस अगर ग्राफ मेरा इंक्रीज कर रहा है, मतलब ए पे स्लोप जीरो आ गई थी जैसे इस केस में आई थी, उसी टाइप का डायग्राम बना देते हैं। तो ऐसा कुछ डायग्राम आया, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो स्लोप आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि भाई इस पॉइंट पे जो स्लोप आ रही है वो जीरो आ रही है। तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा इसके पीछे आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश ऑफ ए माइनस इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डैश ऑफ ए प्लस इज, अगर दोनों तरफ से उसके जस्ट पीछे और उसके जस्ट आगे स्लोप पॉजिटिव है तो इससे ये पता चल जाएगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, अगर एफ डैश ऑफ ए नेगेटिव इज लेस देन जीरो, जैसे इस पॉइंट का आपको समझ आया होगा ना, ग्राफ इंक्रीजिंग है, इसमें भी देखो अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे एक्स क्यूब का वो थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, तो उसके जस्ट आगे और उसके जस्ट पीछे जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, एफ डैश ए नेगेटिव इज ए माइनस इज नेगेटिव एंड एफ डैश ऑफ ए प्लस इज नेगेटिव, अगर वो स्लोप नेगेटिव है उसके आगे और पीछे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट पे स्लोप जीरो आ रही है और उसके आगे और उसके जस्ट पीछे स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ उस पॉइंट पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रही है आगे और जस्ट पीछे तो वो ग्राफ जो होगा वो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट यही है कि जो मैं अभी आपको बता रहा था, इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इफ अ फंक्शन इज एट एक्स इज इक्वल टू ए देन यूज बेसिक डेफिनेशन। देन यूज बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी। ठीक है, अब भाई जिसको कुछ नहीं समझ आया हो इन तीन चार पॉइंट्स में तो मुझे एक बार बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप बीच में एक तो पहले आधा घंटा लेट आए, अब फिर बीच में गायब हो गया फिर आ गए, तो ऐसे नहीं चलेगा। नेटवर्क इशू आ रहा है, आप मतलब बहुत बचे नेटवर्क इशू। कोशिश करो अपनी लोकेशन ऐसी बनाओ जिसमें आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, जिसको भी अभी क्लियर हो गया मुझे एक बार लिख दो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो सुनो। हम अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंट पे मोनोटोन, बहुत सिंपल है अगर आप वैसे सोचो ना, अभी हमने कहानी बहुत सारी बड़ी सी बना दी, बट वैसे बहुत सिंपल है आपको चेक करने के लिए कि भाई किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे ये चेक करना है कि भाई मेरा जो ग्राफ है वो मोनोटोनिक है कि नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे किसी पॉइंट पे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, उसके अक्रॉस एक छोटा सा इंटरवल ले लो। इस छोटे से इंटरवल में आप इंक्रीजिंग चेक करो। वो कैसे चेक करते हैं, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है अगर वाई बढ़ रहा होगा तो आपका ग्राफ उस पॉइंट के क्रॉस क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो हम उस फंक्शन को बोल देंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। मैं इसकी समरी बता रहा हूँ जो भी मैंने पूरा बताया, ठीक है। अगर मान लो हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग है तो इस पॉइंट के क्रॉस कैसे चेक करना है, उसके क्रॉस छोटा सा इंटरवल लो। ये हम जो मतलब बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, बट वो एक्चुअली में बहुत छोटा है क्योंकि ए माइनस एच ए प्लस एच है। तो जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे, अगर वाई हमारा कम हो रहा है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए। फिर जो डिसकंटिन्यूअस है वहां पे, जो डिसकंटिन्यूअस है वहां पे क्या करना है, जैसे ये डिसकंटिन्यूअस है उसके क्रॉस छोटा सा इंटरवल बनाओ, फिर वो डेफिनेशन चेक करो कि a माइनस एच से a से a प्लस एच में जो आपका ग्राफ है इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अगर इसमें देखने में समझ आ रहा है ना, ये वैल्यू कम हुई फिर वैल्यू बढ़ गई, फिर उसके बाद ऊपर को जा रहा है ग्राफ ये। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ग्राफ यहाँ पे ऊपर को जा रहा है ऐसे। तो अगर ऊपर को जा रहा है तो वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन तो ये थी जो बेसिक डेफिनेशन थी। अब मान लो कई बार आप ग्राफ नहीं बना पाओगे, तो उसके लिए फिर हमने कौन सी डेफिनेशन बताई, कैलकुलस वाली डेफिनेशन। उसमें वो क्या कह रहा है कि भाई इस टाइप का अगर ग्राफ होगा, तो इस टाइप का अगर ग्राफ होगा तो यहाँ पे वैल्यू हमारी इंक्रीज करेगी, इधर भी वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो स्लोप पॉजिटिव होगी। क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ में क्या होता है, कभी भी आप टेंजेंट बनाएंगे तो आपका स्लोप जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना। इस पॉइंट पे भी आपका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और इसके पीछे अगर ए पे आप चेक कर रहे हो, ए प्लस पे भी स्लोप पॉजिटिव होगा, ए माइनस पे भी स्लोप पॉजिटिव होगा। तो वो बताया गया कि भाई कैलकुलस वाली डेफिनेशन लगानी है तो एफ डैश ए प्लस भी पॉजिटिव होगा, एफ डैश ए माइनस भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर एफ डैश ए डायरेक्टली निकल जाता है आपका और वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि भाई फिर भी ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है। इसका मतलब यही हुआ ना कि उस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमारी स्लोप क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। अगर एफ डैश ए जीरो आता है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई अगर एफ डैश ए जीरो आ गया तो उसके जस्ट आगे और उसके जस्ट पीछे देखो स्लोप आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आपको बेसिक डेफिनेशन लगानी है। ठीक है, एक ही हो गया। एक बताया कि वन साइडेड डेफिनेशन भी लगती है। अब मान लो जैसे आपका ग्राफ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही डिफाइंड है, तो इस इंटरवल में हमें क्या करना है, इस इंटरवल में ये देखना पड़ेगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड तो है नहीं, तो राइट हैंड साइड पे आप डेफिनेशन लगा दो। तो ये सब अभी आपको बताया गया है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा अभी कवर हुआ मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। नेक्स्ट इसका टॉपिक है मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल। तो जैसे हम वो करते थे ना, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट किया, फिर कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल किया, तो वो है। उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं और उसके क्वेश्चन है। तो आज इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास है, मैं टाइमिंग बताता हूँ, सबके लिए कंपलसरी है। एक्स्ट्रा क्लास है 3 ऑनवर्ड्स, 3 PM टू 4 और 4:30 तक भी हो सकती है, जितना मेरे को मन करेगा पढ़ाने को। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास टुडे, आगे पढ़ेंगे हम लोग 17 जून। ठीक है, बाकी एओडी का पैकेज कैलकुलस वाले, नहीं बेटा 4 से मैं इसीलिए नहीं कर सकता, मेरे को भी कुछ आगे काम रहते हैं ना, तो मेरा शेड्यूल जो है वो वैसे ही रहेगा। अगर बाई चांस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो आप 4 o'clock पे ज्वाइन करना, और फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना। कोशिश करो ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल होता है ना, मैं भी अपने शेड्यूल को फॉलो करता हूँ बेटा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जय हनुमान जी करके एग्जिट करो आप लोग, और फिर नेक्स्ट क्लास अटेंड करो। अभी हम आज फिर मिलेंगे इवनिंग में 3 to 4:30। फॉर द टाइमिंग जिसके पास कुछ होमवर्क नहीं है, उसका सब कवर्ड है अगर, तो वो टेंजेंट नॉर्मल का पैकेज करना स्टार्ट कर दें।